हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का फिजिक्स, करेंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे एग्जाम के लिए। मैग्नेटिज्म ये सब। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग देखेंगे बच्चे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स करता है, क्योंकि हम लोग पीछे जो एक वीडियो अपलोड है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे, उसमें हम लोग कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ये सब के बारे में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आज रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड किस टाइप्स का क्वेश्चंस आ सकता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन का पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसको देखेंगे, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्या है क्लास में, मतलब हम लोग बोले थे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो हम एक बात लिखे थे नोट। क्या लिखे थे हम बच्चे, बोले थे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिपेंड्स on following फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा बच्चे, फर्स्ट पॉइंट में। तो देखिए रेजिस्टेंस फर्स्ट फैक्टर क्या होगा बच्चे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे या लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। मतलब कोई कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। यही कारण होता है कि जब लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है करेंट का, लॉन्ग वायर अगर लेते हैं हम लोग तो उसमें रेजिस्टेंस का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण डर रहता है मेल्ट करने का, ओवरलोडिंग होने का, शॉर्ट सर्किटिंग होने का। तो क्या बोले, रेजिस्टेंस क्या बोले, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो किस पे बच्चे, लेंथ लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, मतलब कहने का मतलब दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। मतलब बच्चे आर बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, और आर अगर घटेगा तो एल भी घटेगा। है बात समझ में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आर और एल का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे बच्चे, मान लेते हैं अगर रेजिस्टेंस है, लेंथ है, अगर ग्राफ होगा तो इसका ग्राफ ये होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और दूसरा क्या होगा बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर रख लीजिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्या बच्चे, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, दैट इज, मतलब ये वायर है बच्चे, मान लेते हैं वायर है, तो ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसको हम लोग ए बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वायर का एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब दैट इज कहने का मतलब आर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। सॉरी एरिया जितना, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा एरिया उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा एरिया उतना ज्यादा होगा। मतलब हम लोग जब दूर भेजते हैं तो पतला वायर लेंगे ना तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो वो मेल्ट होने का पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग बच्चे क्या, एरिया मोटा वायर लेते हैं, मोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर कर लेते हैं ताकि ट्रांसमिशन हो। और वो बेस्ट कंडक्टर लिया जाता है, सिल्वर कॉपर ये सब लिया जाता है। जैसे जो हम लोग हाई एक्सटेंसिव वायर देखते हैं उसके बीच में एक चांदी का वायर यूज किया जाता है ताकि वो गुड कंडक्टर हो, उसका रेजिस्टिविटी कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, ताकि वो जाने में उसको मेल्ट नहीं करे, प्रॉब्लम रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हो, क्योंकि मोटा तो होता ही है। और उसके अंदर क्या किया जाता है,
चांदी का वायर को यूज किया जाता है। समझे बच्चे? क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसके रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, हम बताए हैं कि वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। हाँ, और एक पावर से दूसरे पावर जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो भेजा जाता है बच्चे, वो वोल्टेज के टर्म में भेजा जाता है, करंट के टर्म में नहीं भेजा जाता है। क्यों? वोल्टेज के टर्म में इलेक्ट्रिसिटी का लॉसेस कम होता है, करंट के टर्म में जूल हिट लॉस से लॉस ज्यादा होने का पॉसिबिलिटीज होता है। यही कारण होता है कि करंट को वोल्टेज के टर्म में भेजा जाता है। लेकिन हाँ, एक मैजिक बात यह है, मिरेकल बात यह है कि करंट को हमेशा 11 के मल्टीपल में भेजा जाता है। देखते हैं, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट, हमेशा 11 के मल्टीपल में भेजा जाता है। क्यों? जब एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे भेजा जाए इलेक्ट्रिसिटी को, तो वहां पे उसको डिवाइड करने में, दूसरे मतलब डिमोस्टिक वायरिंग में भेजने में कठिनाई नहीं हो, इसी कारण से 11 के मल्टीपल में भेजा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चे? अगर ये R है और ये A है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? क्योंकि एक R अगर टेंस टू 0 करेगा तो A टेंस टू इंफिनिटिव करेगा। इसी तरह अगर R टेंस टू इंफिनिटिव करेगा तो A टेंस टू 0 करेगा। तो देखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हो गया। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे, मतलब दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। हम लिखे थे कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो लिनियरली डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे, लिनियरली। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? नेचर ऑफ द कंडक्टर पे, नेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे, नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द कंडक्टर मतलब बच्चे, नेचर मतलब वो किस मेटल से बना है, मतलब किस एलिमेंट से बना है, किस मटेरियल से बना है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, देखते हैं बेस्ट हम लोग सिल्वर मानते हैं, तब कॉपर मानते हैं, तब एल्युमिनियम मानते हैं ना, क्योंकि जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होगा। ठीक है, तो इतना फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, सारे इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बच्चे? देखिए, हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं, तो आ गया बात समझ में? आपसे कोई भी पूछेगा तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो क्या बोलिएगा? पहला नंबर बोलेगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला बोलेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे, मतलब जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना जल्दी वो गर्म होगा, उतना जल्दी वो मेल्ट होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर पे, और क्या बचे? नेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट पे, क्या नोट पे? नोट पे ये लिखेंगे बच्चे कि रेजिस्टेंस होता है लिनियरली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन होता है लिनियरली, 12th क्लास में पढ़िएगा, जहां पे क्या होता है बच्चे? आर टी क्या होता है? देखिए, आर टी रेजिस्टेंस होता है एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस पे, जिस पे लेना है डिग्री में या केल्विन में। और आर जो होता है, आर नोट जो होता है रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये इनिशियल रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर किस पे बच्चे? T1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और अल्फा क्या होता है? अल्फा जो होता है इसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? टेम्परेचर होता है, ये लीनियर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और डेल्टा टी क्या होता है? ये हमेशा 1 से छोटा होता है, बताएंगे, लिखाएंगे अभी अल्फा का वैल्यू। और डेल्टा टी होता है राइज इन टेम्परेचर, या डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस
T1 ये होता है बच्चे। ठीक है, आ गया समझ में, लिनियरली डिपेंड्स करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। दवा बहुत जरूरी है बच्चे, दवा तो हर दुकान पे मिल जाएगा आपको, अपना भी दे देगा पराया भी दे देगा, लेकिन दुआ जो होता है बहुत बड़ी चीज होता है। इसलिए मेहनत भी कीजिए, मम्मी पापा का सेवा भी कीजिए, भगवान पे भी भरोसा कीजिए आप लोग। तो कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, देखिए कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन क्या होता है बच्चे। तो R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बटे A होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये रो L बटे A होगा। वेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रो। रो रो रो, देखिए रो ऐसे लिखते हैं आधा अ, या इसी को RHO रो बोलते हैं, ग्रीक लेटर होता है, इसी को हम लोग रेस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेस्टिविटी रो आया बात समझ में। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, रो L बाय A हो गया। तो यूनिट ऑफ हम लोग रो देखते हैं, यूनिट ऑफ रो तो क्या होगा बच्चे, यूनिट ऑफ रो। तो देखिए तो यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू R इंटू A बटे L लिख सकते हैं ना। तो R का यूनिट क्या था, ओम था, एरिया का मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग ओम मीटर बोलेंगे, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ओम मीटर। ये ओम हो गया बच्चे, तो ओम मीटर। तो रेस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, रो मीटर हो गया। तो देखिए रेस्टिविटी भी जो होता है क्लियरली यहां लिखेंगे या नोट करके हम लिख देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। यूनिट क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो L बाय A। देखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट, रेस्टिविटी मतलब दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोले, रेस्टिविटी दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये भी क्या होता है, लीनियरली डिपेंड्स ऑन। लीनियरली वर्ड इसलिए कर रहे ना बच्चे कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लीनियरली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड्स करेगा बच्चे, टेम्परेचर पे। फिर क्या होगा, रेस्टिविटी जो होगा इज डिपेंड्स करेगा ऑन, किस पे डिपेंड्स करेगा बच्चे, नेचर ऑफ कंडक्टर पे। मतलब हर कंडक्टिंग वायर जो चेंज करेंगे, कंडक्टिंग वायर को अगर हम चेंज करेंगे, चेंज मतलब अगर आयरन है, आयरन से स्टील ले लेंगे, स्टील से मान लेते हैं कोबाल्ट ले लेंगे, या सिल्वर ले लेंगे, एल्युमिनियम ले लेंगे, तो सबका रेजिस्टिविटी बच्चे अलग अलग होगा। आया बात समझ में, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में
रेसिस्टिविटी इज नॉट क्या, डिपेंड्स ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, थिकनेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे, कंडक्टिंग वायर या दैट इज कंडक्टर, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आया बात समझ में बच्चे, रेसिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड नहीं करेगा। और देखिए बहुत ये एमटीआर है, बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। अगर कि व्हेन वायर जो है या दैट इज कंडक्टर जो है इज मेल्ट होगा, मेल्ट होगा या स्ट्रेस्ड होगा या कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम एंड डेंसिटी जो होगा ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चे, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। मतलब दैट इज कहने का मतलब वॉल्यूम जो होगा, अगर दो वायर है उसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम मतलब V इज इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम है, इज इक्वल टू एरिया इंटू क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या डेंसिटी क्या होगा बच्चे, D इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ। ये भी क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। ये सब चेंज नहीं होगा। क्यों, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है बच्चे, किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है हम आपको बताते हैं। आए बात समझ में कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए बताते हैं। आए बात समझ में, हम क्या बोलेंगे, अगर वायर को मेल्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस कर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, उसका डेंसिटी भी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है बच्चे। तो देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है बच्चे, तो हम क्या बोले थे, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, R इंटू ए बटे एल, उसी को तो ओम मीटर लिखे थे, उसी के हम फॉर्मूला के वेस्ट पे ही डिफिनेशन लिखे हैं। देख लीजिए, रेसिस्टिविटी, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। यही तो फॉर्मूला था। R इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाय ए, तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू क्या था बच्चे, R इंटू ए बटे एल। तो देखिए तो वही तो लिखे हैं, देख लीजिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द, क्या लिखे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस बटे लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब देखिए फॉर मेटल और एलॉय, एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिला के जो हम लोग बनाते हैं तो वो एलॉय होता है। कोई भी चीज जो होता है बच्चे ना, हम लोग जो गोल्ड का रिंग ही जो उंगली में पहनते हैं तो वो प्योर गोल्ड का नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मेटल अलग से मिलाया जाता है उसको हार्ड करने के लिए, तो उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं। अगर दो जैसे ब्रोंज हो गया, ये सब क्या है, एलॉय है। तो एलॉय में क्या होता है, तो देखिए द मेटल एंड एलॉय ऑफ मेटल द रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। क्या बोलेंगे, अगर कोई मेटल है, एलॉय है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी डिपेंड्स, लीनियरली डिपेंड्स करता है किस पे, टेम्परेचर पे बच्चे। तो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी का, किस पे, हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे देखने जा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं 10th क्लास में एक आध क्वेश्चन गलती से आप लोग से पूछ सकता है बच्चे, तो आप लोग को जानना चाहिए। इंसुलेटर का जो वैल्यू होता है रेजिस्टिविटी का 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर
10 ओम मीटर से 10 ओम मीटर के बीच हो रहा है। समझ रहे हैं? इंसुलेटर है, कितना ज्यादा उसका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है। सेमीकंडक्टर है तो 10⁻³ से 10⁻³ ओम मीटर के बीच होता है। एलॉय का 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है और मेटल का 10⁻⁸ ओम मीटर अप्रोक्स उसी के बीच होता है। मतलब मेटल का रेजिस्टिविटी कम होता है, इसी कारण तो उसमें करंट ज्यादा होता है। आया बात समझ में? तो ये समझ में हम लोग को आ गया। देखिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो देखिए रेजिस्टिविटी तो हम लोग देख लिए, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया। देखिए रेजिस्टेंस जो होगा बच्चे ऑल्सो, नोट में देखिए यहाँ पे नोट, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन डायमीटर दैट इज या रेडियस लिख सकते हैं ऑफ वायर पे और वायर पे। ठीक है, जैसे बच्चे देखिए ये है, इसका इसका डायमीटर हम लोग मान लेते हैं ना कि डी है इसका डायमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बच्चे? तो डायमीटर डी है, तो डायमीटर जो होगा, डायमीटर डी है तो इसका रेडियस क्या होगा? स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर बटे 2 होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बच्चे? क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर होगा। तो हम लोग इसको पाई और d बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको पाई d स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। तो मतलब ये आप समझ जाइए कि r जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a था ना, तो इसी को r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं, या r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे पाई d स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमा लिख के लिख सकते हैं कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के होल स्क्वायर के, या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के होल स्क्वायर के। मतलब अगर रेजिस्टेंस 2 यूनिट से बढ़ रहा होगा तो उस वायर का डायमीटर 1/4 यूनिट से घट रहा होगा। स्क्वायर करना है बच्चे। उसी तरह और अगर कोई वायर का रेजिस्टेंस 4 यूनिट से बढ़ रहा होगा तो उसका डायमीटर 1/16 यूनिट से घट रहा होगा। इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। और हम लोग क्या बोले थे कि रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा इज लीनियरली क्या करेगा? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यही ना हम बोले अभी एक वर्ड, तो इसका भी फॉर्मूला होगा रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो जहां पे वेयर रो टी क्या है? रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर किस पे? T2 पे, T2 डिग्री सेल्सियस में, मतलब फाइनल टेम्परेचर है। रो नोट क्या है बच्चे? रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चे, और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और डेल्टा टी क्या है बच्चे? राइज इन टेम्परेचर है। क्या होगा? T2 माइनस T1। देखिए जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस का बच्चे बात आता है ना, जहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस का बात आता है तो वहां पे
कोई भी यूनिट में आप टेम्परेचर का कोई भी स्केल में काम कर लीजिएगा तो आंसर चेंज नहीं होगा। या तो आप केल्विन में ले लीजिए, डिग्री सेल्सियस में ले लीजिए, फ़ारेनहाइट में ले लीजिए, र्यूमर में ले लीजिए, फ्रैंकिन में ले लीजिए, जिसमें आपको काम करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आप लोग को। देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चे। करेक्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर। कैलकुलेट द resistance of a copper wire of length 1 meter and an area of cross section 2 millimeter square। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आपको दिया रहेगा, या नहीं भी दिया रहेगा तो आप लोग टेबल से देख सकते हैं। ऐसे आप लोग को तो गिवन रहेगा, आप लोग को याद नहीं करना है। इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये दिया हुआ है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, तो सबसे इजी तो हम लोग गिवन में पहले लिखेंगे। क्या गिवन में लिखेंगे? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर। हम लोग उसे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बोल रहे हैं, Cu कॉपर को लिखते हैं ना, ये हम लोगों को नहीं पता है। लेंथ कितना दिया हुआ है? L बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A बराबर 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और याद रखिएगा 1 मिलीमीटर बराबर 10 टू द पावर -3 मीटर होता है बच्चे। तो इसको कर लीजिए, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो देखिए तो हम लोग को और रो दिया हुआ है कॉपर का, रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये दिया हुआ है। तो हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला बच्चे? R इज इक्वल टू रो L बाय A, यही तो बोल रहा है। तो R कॉपर का बोल रहा है, Cu का कॉपर का, या R ही रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, और L है 1 मीटर है, एरिया कितना है बच्चे? 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो देखिए तो ऊपर जाके ये हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हम लोग ओम मीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? तो देखिए तो 1.7/2, और ये 10 टू द पावर -8 है, और ये -6 ऊपर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ये ओम मीटर। वही ना होगा बच्चे? देखिए तो ये -6 ऊपर आके, और इसको उड़ाएंगे, मान लेते हैं अब इसको हम लोग कर लेते हैं, तो कितना होगा? देखिए तो 0.85, 2 से डिवाइड करेंगे, और ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चे? -2, यही तो हो गया ओम मीटर। इसको आप इतना में रहने दे सकते हैं, या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, या इसको आप एक करेंगे, एक डेसिमल को पीछे करेंगे तो निगेटिव में एक पावर बढ़ जाएगा, तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम मीटर। देखिए कुछ था। या आप मान लेते हैं एरिया दिया रहे, रेडियस दिया हुआ है रहेगा, तो πr² लगा दीजिएगा। एरिया A इज इक्वल टू, और डायमीटर दिया रहेगा तो A πd/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा।
आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम क्या बोले बच्चे, कोई भी वायर को क्या बोले, स्ट्रेस्ड कर दे या मेल्ट कर दे या उसको कंप्रेस्ड कर दे, उसका क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वही ना। डेंसिटी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं। कह रहा है एक कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 दिया हुआ है ओम। फिर अनदर कॉपर वायर जो है कॉपर वायर ऑफ द सेम मास है, मास क्या है बच्चे, सेम है, एज द फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट का मास है वायर का, फर्स्ट वन इज डबल इन लेंथ है, क्या है बच्चे, डबल इन लेंथ है ऑफ द फर्स्ट के, बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर, देखिए यही क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके ना बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट देखे ना, सॉल्यूशन। देखिए क्या बोल रहा है गिवन में, पहले हम लोग फर्स्ट वायर लिख लेते हैं। फर्स्ट वायर का हिस्ट्री जान लेते हैं। कह रहा है कि कॉपर वायर है, हैज रेजिस्टेंस, फर्स्ट का कॉपर वायर का रेजिस्टेंस R बराबर, मतलब R1 ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम दिया हुआ है। अनदर कॉपर वायर जो है सेम मास का है, मतलब दोनों कॉपर वायर का मास सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि द फर्स्ट वन इज डबल, फर्स्ट कॉपर वायर जो है सेकेंड कॉपर वायर से क्या है बच्चे, डबल है, क्या है, डबल है। देखिए द कॉपर वायर है क्या, वही क्वेश्चन है ना, फर्स्ट कॉपर वायर जो है वो सेकेंड कॉपर वायर से क्या है, डबल है। सेकेंड कॉपर वायर, तो देखिए तो फर्स्ट कॉपर वायर के लिए हम लोग इसका लेंथ जो है ना, रेजिस्टेंस हो गया, इसका लेंथ जो है ऑफ वायर हम लोग मान लेते हैं इज इक्वल टू एल दिया हुआ है, ठीक है, एल दिया हुआ है। और रेजिस्टिविटी तो गिवन रहेगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। और एरिया मान लेते हैं क्या रहा होगा इसका, क्या बोले बच्चे, एरिया इसका हम लोग मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं ना, इसका लेंथ क्या मान ले, एल ही रहने देते हैं, रेजिस्टेंस आर, इसको आर रहने देते हैं बच्चे फर्स्ट के लिए, ठीक है। और देखिए एरिया है, एरिया ऑफ वायर, इसका एरिया जो है कितना है, ए है, ठीक है, ये फर्स्ट वायर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, आर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए फर्स्ट वायर हम लोग देखिए, सेकेंड वायर में क्या है बच्चे, सेकेंड वायर में रेजिस्टेंस हम लोगों को ये आर डैश है, ये नहीं पता है, इसको निकालना है। लेंथ इसका कितना है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, इसको एल डैश मान लेते हैं, ये 2L है। ओरिजिनल लेंथ का क्या है बच्चे, बोला है ना डबल है। और एरिया इसका कितना है, एरिया हम लोगों को नहीं पता है, ए डैश है, तो आर इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर डैश न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो होगा आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बटे ए डैश। तो इसको हम लोग आर डैश, तो देखिए तो इसको आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2L बटे
ए डैश, ये इक्वेशन सेकेंड है। और हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा बच्चे, इज रिमेन्स सेम होगा। सेम होगा तो वॉल्यूम ऑफ वायर सेम होगा, तो पहले वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू बाद वाले का वॉल्यूम। तो देखिए, तो ए एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू 2L। ए बटे ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, ये उधर जाके कट जाएगा 2L बटे L। तो देयरफॉर ए बटे ए डैश इज इक्वल टू बच्चे 2 आ गया। ये हम लोगों को पता है। ए बटे ए डैश कितना पता है बच्चे, 2 पता है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग को आर डैश पूछ रहा है ना बच्चे, तो ऐसा कीजिए ना, अच्छा रहेगा इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आर डैश पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन सेकेंड को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आर डैश बटे आर इज इक्वल टू रो इंटू 2L बटे ए डैश डिवाइडेड बाय क्या होगा, रो L बटे ए। देखिए, तो रो रो कैंसिल, ये LL कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बच्चे, आर डैश बटे आर इज इक्वल टू, देखिए तो वो ये ऊपर जाएगा, ये बच्चे ए डैश है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ए बटे कितना हो जाएगा बच्चे, ए डैश। देखिए तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर कितना है, ये 2 है। देखिए तो 2 बचा है। अब देखिए यहाँ पे ए बटे ए डैश कितना आया है बच्चे, देखिए तो ए बटे ए डैश यहाँ 2 आया है। तो देखिए तो यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग ए बटे ए डैश इज इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है। तो देखिए तो आर डैश, और आर का वैल्यू कितना है, 0.5 है, इज इक्वल टू, देखिए तो 2 इंटू ए बटे ए डैश कितना है, 2 है। तो देखिए तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश बराबर कितना हो गया, 4 इंटू 0.5, मतलब ये हो गया 2 ओम। ये हो गया आंसर। आए बात समझ में बच्चे। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब 12th में भी आता है बच्चे। इसीलिए क्या करना है, पहला नंबर तो दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेना है, इक्वेशन 1 और सेकंड मान लेना है, फिर लास्ट में क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम सेम कर देना है, वहां से ए एरिया में या लेंथ में रिलेशन ला लेना है। अगर लेंथ दिया हुआ है तो एरिया में, अगर एरिया दिया हुआ है तो लेंथ में, और वहां पे ले जाकर डिवाइड कर देना है, बस हो गया, कुछ नहीं है। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ना, एक एस चांद का प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे। तब एक आते हैं डायमीटर के केस में। देखिए क्वेश्चन नंबर एस चांद का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल है अप by folding। Calculate the new resistance of the wire। न्यू रेजिस्टेंस हम लोगों से पूछ रहा है बच्चे। तो देखिए न्यू रेजिस्टेंस क्या पूछ रहा है बच्चे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का। देखिए गिवन में पहले नंबर लिखते हैं हम लोग बच्चे, गिवन में R बराबर 6 ओम दिया हुआ है, लेंथ मान लेते हैं ना, लेंथ ऑफ वायर हम मान लेते हैं, गिवन में L है, और एरिया जो है ना ऑफ वायर का इज इक्वल टू A है। क्या है बच्चे, A है। आया बात समझ में, एरिया A है। अब यहां पे देखिएगा बच्चे, ये देखिए ये लेंथ L है, ये देखिए ऐसे वायर है, ये है वायर, ये
मान लेते हैं एल लेंथ का है। अब इसको क्या किया गया बच्चे, फोल्ड कर दिया गया, मतलब इसको फोल्ड करके ऐसे कर दिया गया। तो अब न्यू लेंथ कितना हो गया बच्चे, L/2 हो गया, लेकिन एरिया, न्यू एरिया कितना हो गया, 2A हो गया, 2A हो गया। तो देखिए अब नाव में क्या हो गया बच्चे, अब रेजिस्टेंस जो हो गया, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, मान लेते हैं न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चे R डैश हो गया। लेकिन लेंथ जो हो गया, लेंथ ऑफ वायर जो हो गया, न्यू लेंथ जो हो गया वायर का जब फोल्ड किए होंगे, L डैश बराबर कितना हो गया, L/2 हो गया। ओरिजिनल का हाफ हो गया क्योंकि उसको फोल्ड कर दिए। और एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ वायर कितना हो गया, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर A डैश बराबर 2A हो गया, ये हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L/A हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इसका क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बटे A डैश। तो R डैश बराबर रो L डैश की जगह पे L/2 और इसका 2A, तो इसको हम लोग तो लिख सकते हैं रो L बटे 4 इंटू A। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम सेम ही होगा, वॉल्यूम आप सेम रखिए या कुछ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एरिया और मान लेते हैं एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो इसमें वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम को सेम रखने से क्या फायदा, सेम रखेंगे ही तो उससे कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। हमको ऐसे ही दिख रहा है कि डायरेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को किससे कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे बच्चे। तो R डैश बटे R इज इक्वल टू रो L बटे 4 इंटू A हो जाएगा, ये 2 जाके नीचे बचे, और ये रो L बटे A। देखिए तो ये रो L कैंसिल हो जाएगा, तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू R। तो देयरफॉर 1/4 इंटू R का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 है। तो ये 2 से, ये 3 से, तो न्यू रेजिस्टेंस बराबर 3/2 इज इक्वल टू 1.5 ओम। आंसर यही आएगा बच्चे। देखिए कुछ था, मतलब जब वायर को, ये लेंथ L था, तो जब इसको फोल्ड किया गया तो लेंथ L/2 हो गया और एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, सॉरी, लेंथ L/2 हो गया और एरिया क्या हो गया, 2A हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। वही लिख लिए और दोनों का फॉर्मूला यूज कर लिए, डिवाइड कर दिए, यहां से आ गया बच्चे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। सिर्फ हम रेजिस्टिविटी पे ही एक वीडियो ये बना दिए बच्चे, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के साथ मिलेंगे, कल ही मिल जाएंगे, कल ही उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बस एक क्लास में क्या करेंगे, जूलिट लॉ को और पावर को, इसको करा देंगे और उसका क्वेश्चंस करा देंगे बस। इसके बाद वन शॉट भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, हाउ विल द resistance of a wire change if its diameter, डायमीटर को ये d मान रहा है, is डबल और its लेंथ जो है रिमेनिंग 10 सेम। दोनों का लेंथ क्या है बच्चे, सेम है। तो देखिए दोनों का लेंथ सेम है बच्चे, तो कह रहा है क्या होगा। और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज इफ डबल। देखिए यहाँ पे गिवन बच्चे, देखिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, मान लेते हैं लेंथ जो है वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L है, ठीक है।
डायमीटर जो है ऑफ वायर इक्वल टू डी है, तो एरिया कितना होगा बच्चे? एरिया ऑफ वायर क्या होगा? एरिया तो पाई आर स्क्वायर हम लोग पढ़े थे, तो पाई तो रेडियस बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं ना d/2, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये एरिया है, मान लेते हैं इसका डायमीटर डी है, इसका एरिया क्या है बच्चे? एल है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस जो होगा इसका R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो एल बटे पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, मान लिया हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चे यहाँ तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ वायर रिमेन सेम होगा, वायर इज इक्वल टू एल है, लेकिन डायमीटर जो है ऑफ वायर का वो डी डैश जो हो रहा है, न्यू डायमीटर जो हो रहा है वो 2d हो जा रहा है, ओरिजिनल डायमीटर का डबल हो जा रहा है। देखिए लिखा है ना, डबल हो जा रहा है। तो एरिया इसका कितना होगा? एरिया ऑफ वायर ए डैश इज इक्वल टू पाई डी डैश का होल स्क्वायर बटे 4, तो ये पाई और डी के जगह पे 2d का होल स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ये हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? न्यू रेजिस्टेंस जो होगा बच्चे R डैश इज इक्वल टू रो एल बटे ए डैश, तो ये हो जाएगा रो एल बटे पाई डी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो हम लोग से क्या करेंगे? तो इक्वेशन सेकेंड को बच्चे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो आर डैश बटे आर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो रो एल बटे पाई डी स्क्वायर बटे रो एल बटे पाई डी स्क्वायर बटे कितना? 4। तो इसको हम लोग बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, तो आर डैश बटे आर, तो आर डैश बटे आर इज इक्वल टू इसको रो एल बटे पाई डी स्क्वायर इनटू, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा 4 रो एल हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो देयरफॉर आर डैश बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू आर। मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो होगा 1/4 हो जाएगा किसके? ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। बच्चे ये यहाँ पे आ जाएगा, तब ना इसको रेसिप्रोकल करेंगे। हम एक स्टेप इसको बर्बाद कर दिए हैं इसको, ठीक है बच्चे। तो देखिए जिस टाइप का रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन था हम आपको हर टाइप का बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के साथ मिलेंगे। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए और अच्छे से केयर कीजिए, और मेरे चैनल ब्रेन्स सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए, बोलिए कि यहाँ पे 9, 10, 11, 12 का मैथ और फिजिक्स का वीडियो मिलता है। ये फ्री एजुकेशनल चैनल है बच्चे, ठीक है, चलिए बाय।